हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शैलेश कपूर और हम लोग इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को कर रहे थे। इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस को स्टडी किया था। कॉम्बिनेशन और रेजिस्टेंस के बाद आज हम करंट का एक और इफेक्ट स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो लेट अस सी हीटिंग इफेक्ट क्या होता है। सो आवर टॉपिक इज़ करंट के और भी बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डील विद हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट के और कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं, तो इस पे तो एक पूरा चैप्टर हमें है। नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, और एक इफेक्ट होता है केमिकल इफेक्ट। फिलहाल हम हीटिंग इफेक्ट को बात करें कि करंट में हीटिंग इफेक्ट होता है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट एनर्जी बनाई जा सकती है। कैसे, उसको समझते हैं। मान लीजिए ये एक कंडक्टर है, उसके इस कंडक्टर को हमने एक बैटरी से या एक पोटेंशियल लगाया हुआ है। ओके, नाउ बैटरी से या पोटेंशियल लगाने पर क्या होता है कि ऑन करने पर यहाँ से करंट सर्किट में फ्लो करना शुरू हो जाता है। बेसिकली करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स चलते हैं। लेकिन अगर ये मटेरियल सामने से काफ़ी हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, इसका रेजिस्टेंस हाई है, या हम कह सकते हैं इट इज़ हाईली रेजिस्टिव इन नेचर, दिस मटेरियल इज़ हाईली रेजिस्टिव इन नेचर, तो होगा क्या। वी नो रेजिस्टेंस हमेशा करंट को अपोज करता है, तो जो यहाँ से करंट पास होना चाहता है उसको सामने से बहुत अपोजिशन मिलेगा। अब अपोजिशन मिलेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट, ये बैटरी तो लगातार पोटेंशियल फोर्स लगा रही है करंट को भेजने के लिए, लेकिन ये भी हाईली रेजिस्टेंस है, ये सामने से करंट को बहुत रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। करंट को इस हाई रेजिस्टेंस को ओवरकम कर कर ही नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचना है। इस सर्किट को कंप्लीट होने के लिए करंट को क्रॉस करना पड़ेगा, लेकिन रास्ते में ये क्या है, हाई रेजिस्टेंस। इस हाई रेजिस्टेंस को करंट को ओवरकम करना पड़ेगा, और काफ़ी सारी बैटरी की पोटेंशियल या हमारी एनर्जी कहाँ चली जाएगी, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में। और अगर वो बैटरी की एनर्जी या हमारी एनर्जी, सेल की एनर्जी, पोटेंशियल की एनर्जी रेजिस्टेंस को ओवरकम करने में चली जाती है, वही एनर्जी तो आप जानते हैं, ना तो क्रिएट हो सकती है ना डिस्ट्रॉय हो सकती है, वही एनर्जी हीट एनर्जी की फॉर्म में लिबरेट हो जाती है। मैं फिर से बोलता हूँ, यहाँ से ये बैटरी, ये सेल एक फोर्स, एक पोटेंशियल वोल्टेज क्रिएट करके करंट को यहाँ से फ्लो कराना चाहता है, लेकिन हमने जान के मटेरियल जो चूज़ किया है ये हाईली रेजिस्टिव चूज़ किया है। हाईली रेजिस्टिव मटेरियल सामने से हाई रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, करंट को काफ़ी मुश्किल होगी यहाँ से क्रॉस करने में, या काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो जाएगी, वही क्या बन जाती है, हीट एनर्जी। ओके, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम कैसे निकाल सकते हैं। बेसिकली ये एनर्जी है, तो आप वर्क की कैलकुलेशन से इसको निकाल सकते हैं। वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक करंट टू ओवरकम रेजिस्टिव फोर्स, ओवरकम रेजिस्टिव फोर्स। आप इमेजिन कीजिए, अगर हमने यहाँ पर एक कंडक्टर लगाया होता तो मोस्ट ऑफ द करंट यहाँ से कंडक्ट कर जाता, तब भी रेजिस्टेंस ऑफर करता। हम पढ़ चुके हैं, कोई भी मटेरियल जीरो रेजिस्टेंस हो ऐसा नहीं हो सकता, तो भी ये रेजिस्टेंस ऑफर करता, लेकिन ये रेजिस्टेंस काफ़ी कम होता। एज ए रिजल्ट काफ़ी कम एनर्जी वेस्ट होती, एज ए रिजल्ट काफ़ी कम हीट एनर्जी बनती। हम चाहते हैं अब ज़्यादा हीट एनर्जी बनाना, इसलिए हमने हाईली रेजिस्टिव मटेरियल बनाया है। तो ऐसे हाईली रेजिस्टिव रजिस्टर को ओवरकम करने के लिए जो वर्क लगेगा वो कैसे निकालेंगे। वी नो पोटेंशियल इज इक्वल टू W अपॉन Q, वी नो दिट्स, ये हमने ऑलरेडी कर लिया। तो वर्क डन जो होना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू V इंटू Q। V इज द पोटेंशियल अप्लाइड एंड Q इज द चार्ज ट्रांसफर्ड। हम जो कैलकुलेशन करना चाह रहे हैं वो I की टर्म में और R की टर्म में करना चाह रहे हैं, तो लेट अस चेंज द वैल्यू। सो वर्क डन कैन बी रिटन एज, ओम्स लॉ अगर हम यूज़ करें, R इज इक्वल टू V अपॉन I होता है, एंड V को हम लिख सकते हैं I इंटू R, इस V को रिप्लेस कर देते हैं I इंटू R, इस Q को भी I इज इक्वल टू V नो Q बाई T होता है, तो Q को लिख सकते हैं I इंटू T। सो ओवरऑल वर्क डन जो ओवरकम करने में चला गया, मतलब वो वर्क डन जो रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम करने में चला गया, दैट वर्क डन इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। और ये जो वर्क डन है जिसने रेजिस्टिव फोर्स को ओवरकम किया, उसको निपटा दिया, यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है, सामने से रेजिस्टिव फोर्स आ रहा है, तो उसको कुछ तो एनर्जी उसको यूज़ करने में लगेगी, ओवरकम करने में, वही वर्क डन अल्टीमेटली हीट एनर्जी बनता है।
So we can write this work done, this work done is changed or used in this work done is equal to हीट एनर्जी। यही वर्क जो हमने यूज़ करा वही हीट एनर्जी है, एंड H इज इक्वल टू आई स्क्वायर। सो ये वर्क डन को हमने H से रिप्लेस कर दिया, सो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। सो जो हीट एनर्जी बनेगी, दोबारा से समझ लेते हैं, जब हम करंट को यहाँ से पास कराना चाहते हैं, ये सामने से बहुत हाई रेजिस्टर है, ये काफ़ी हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ठीक है ना। करंट यहाँ से पास होना चाहता है, तो करंट को सामने जब रेजिस्टेंस मिल रहा है तो काफ़ी सारी इलेक्ट्रिक एनर्जी या काफ़ी सारा इस बैटरी का पोटेंशियल और वर्क वेस्ट हो जाएगा या किसी और फॉर्म में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। वही एनर्जी क्या है, हीट एनर्जी। और ये लॉ को हम फेमसली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट इससे भी जानते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से नाम से जानते हैं। तो कोई भी कोई भी रजिस्टर कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा ये डिपेंड करता है उसमें कितना करंट पास हो रहा है उसके स्क्वायर के। मेनली तो करंट पे ही पास कर रहा है, अगर आपने करंट ही कम पास किया है, आई ही बहुत स्मॉल है, तो हीट तो बनेगी नहीं। दूसरा सामने रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड कर रहा है। सो जूल्स लॉ हमें ये बताता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाइज करता है, that H is directly proportional to I square, H is directly proportional to R and H is directly proportional to 3T। अगर आप I को डबल करेंगे तो हीटिंग डबल का भी स्क्वायर यानी कि 4 टाइम हो जाएगी, R को डबल करने पे जस्ट डबल और टाइम को डबल करने पर भी हीट डबल हो जाएगी। ओके, तो अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस बनाना चाहते हैं तो आप रेजिस्टेंस को हाई ले सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में हम निक्रोम को, टंगस्टन को या अलॉयज़ को यूज़ करते हैं। उनका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए। लेकिन अगर हमें किसी सर्किट में सिर्फ करंट ही पास कराना है, हम चाहते हैं कि मोस्ट ऑफ द करंट पास हो जाए, वेस्टेज ना हो, तो हम रेजिस्टेंस को लो रखते हैं। इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइस में रेजिस्टेंस को हाई रखना चाहते हैं क्योंकि हम हीटिंग डिवाइसेस में, जैसे कि आपका गीज़र है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस है, आयरन है, तो उनमें रेजिस्टेंस को हाई रखते हैं ताकि हम चाहते हैं कि जितनी भी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसमें मोस्ट ऑफ एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए क्योंकि हम उन डिवाइस से हीट लेना चाहते हैं। ओके, दिस इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अगर आप इसकी एप्लीकेशन की भी बात करें, ये प्रैक्टिकली कहाँ यूज़ होता है, तो मैंने आपको बताया एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस हैं, आप इलेक्ट्रिकल आयरन देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल आयरन में भी यही प्रिंसिपल काम करता है, सामने से करंट पास करते हैं। इलेक्ट्रिकल आयरन में हमने हाई रेजिस्टर लगाया है, ज़्यादातर हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में वेस्ट हो जाती है। देन इलेक्ट्रिकल गीज़र, इलेक्ट्रिकल कैटल्स वगैरह आजकल काफ़ी पॉपुलर हैं। ओके, इन सब में हाई रेजिस्टेंस होता है। हमने इनका सर्किट इस तरह से बनाया है कि वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, निक्रोम वगैरह लगाकर। दूसरा, इलेक्ट्रिक बल्ब पहले हम लोग काफ़ी यूज़ करते थे, आजकल तो हम लोगों ने एलईडी ट्यूब्स यूज़ करना शुरू कर दिया है, कम वोल्टेज पे काम करती है। पर इलेक्ट्रिक बल्ब जिसमें ये इस तरह का एक टंगस्टन का फिलामेंट होता था, टंगस्टन फिलामेंट, तो जब यहाँ से आप करंट पास कराते थे, ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता था और मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में बन जाती थी। हीट एनर्जी से ये बल्ब ग्लो करता था और हमें लाइट देता है। ओके, अब हम इसको काफ़ी कम यूज़ करते हैं। थर्ड, इसकी एप्लीकेशन आप सेफ्टी डिवाइसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और एमसीबीज़, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और एमसीबीज़ भी, एमसीबी होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, वो भी इसी हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। जैसे ही हीट एक लिमिट से ज़्यादा, हीट की वजह से टेम्परेचर एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस होता है तो एमसीबीज़ डाउन हो जाती हैं, यानी कि सर्किट को ब्रेक कर देती हैं। नाम ही यही है ना, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। फ्यूज़ भी यही काम करता है।
और अगर हमें लग रहा है कि हीट ज़्यादा हो रही है, सर्किट ब्रेक हो गया, तो हम चेक करते हैं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, और एमसीबी हमें एक सेफ्टी डिवाइस की तरह बचा लेती है, सेफ्टी डिवाइस की तरह काम करती है। ज़्यादा हीट होने पर फायर वगैरह कॉज हो सकती है, तो इट वर्क्स एज अ सेफ्टी डिवाइस। ओके, एमसी वगैरह में हम लो मेल्टिंग पॉइंट वाले मटेरियल को यूज़ करते हैं, ताकि ज़्यादा टेम्परेचर होने से पहले, सर्किट में फायर लगने से पहले एमसीबी के वो जो मटेरियल है वो मेल्ट कर जाए या सर्किट को ब्रेक कर दे, इस तरह से काम करते हैं। दिस इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, नोट कीजिए। एक लास्ट टॉपिक और इसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट में बचता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पावर। द लास्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर मैकेनिक्स में अगर आपसे कोई पावर पूछ ले, इलेक्ट्रिसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल मैकेनिक्स में, तो आप पावर बोलते हैं इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, आपके काम करने का रेट, हाउ फास्ट या स्लो आप कोई वर्क करते हैं, आप एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। इलेक्ट्रिक पावर भी यही है, हर डिवाइस इलेक्ट्रिक एनर्जी को कंज्यूम करता है, वो कितना फास्ट या कितना स्लो एनर्जी को कंज्यूम करता है, उसका रेट क्या है एनर्जी को कंज्यूम करने का है, वही उसकी क्या है, पावर। चलिए डेफिनेशन लिखते हैं और क्लियर करते हैं। पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर, इट इज़ the rate of consuming electrical energy. It is the rate of consuming of electrical energy by a device. किसी डिवाइस का इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने का जो रेट है, रेट का मतलब यहाँ पर टाइम से है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने का जो रेट है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें, सो इलेक्ट्रिक पावर इज नथिंग, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय डिवाइस अपॉन में टाइम टेकन। हर डिवाइस की अपनी अपनी कुछ इलेक्ट्रिकल पावर होती है। जैसे आजकल हम एलईडी ट्यूब यूज़ कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं एलईडी का पावर 20 वॉट है। ओके, फ़ैन यूज़ कर रहे हैं तो हम बोलते हैं फ़ैन का पावर लगभग 150, इलेक्ट्रिक पावर 150 वॉट है। एसी हमारे घरों में जो चल रहा है उनकी पावर 1.5 टन यानी कि 1500 वॉट है। इसका मतलब ये है कि ये 20 जूल्स की एनर्जी पर यूनिट टाइम में कंज्यूम कर रहा है। फ़ैन 150 जूल्स की एनर्जी और एसी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। एसी की कंजप्शन, उसको वर्क करना है, उसकी कंजप्शन एनर्जी का ज़्यादा है, इसीलिए एसी की पावर भी ज़्यादा होती है। घरों की मोटर अगर आप देखेंगे तो वो हॉर्स पावर में बताई जाती है, 1 हॉर्स पावर, जो लगभग 746 वॉट्स होती है। इलेक्ट्रिक जो हमारे घरों की पानी वाली मोटर्स होती हैं, इसका मतलब वो मोटर 746 जूल्स एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करती है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पावर हर डिवाइस की एक कंजप्शन का रेट है। अगर हम इसको फॉर्मूला वाइज लिखना चाहें तो पावर इज एनर्जी कंज्यूम्ड अपॉन में टाइम। एनर्जी इज बेसिकली वर्क डन, वर्क इज इक्विवेलेंट टू एनर्जी। सो पावर के अगर हम अलग अलग फॉर्मूला लिखना चाहें, पावर इज इक्वल टू ई अपॉन टी, ये तो मैंने लिखा ही, ई इज बेसिकली वर्क, तो चलो यहाँ वर्क लिख लेते हैं, वर्क डन अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिसिटी में जो वर्क डन होता है दैट इज कैन बी रिटन एज V इंटू क्यू। सो V इंटू क्यू अपॉन टी, क्यू अपॉन टी इज करंट ऑल्सो, तो पावर का फॉर्मूला V इंटू आई। तो कोई डिवाइस की पोटेंशियल और करंट को मल्टीप्लाई करने पर भी आपको पावर मिल जाती है। अगर हम इसको रेजिस्टेंस की टर्म में लाना चाहते हैं तो ओम्स लॉ की हेल्प से वी नो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन आई। सपोज हम V को रिप्लेस कर दें, ये V को, सो वी कैन राइट P इज इक्वल टू, अगर हम V को रिप्लेस कर दें I इंटू आर, एक I ऑलरेडी है, I स्क्वायर आर। V को रिप्लेस कर दिया यहाँ से, तो V बना I इंटू आर, I स्क्वायर आर। तो दिस इज
वन मोर फॉर्मूला फॉर पावर, और अगर हम V की जगह I को रिप्लेस कर दें, सो I की वैल्यू बनेगी ओम्स लॉ से V/R। यहाँ पर अगर हम डालेंगे I के प्लेस पर तो बनेगा V²/R। तो इतने सारे पावर के फॉर्मूले यहाँ लिख लेते हैं। पावर का फॉर्मूला E एनर्जी कंज्यूम अपॉन में टाइम, वर्क डन अपॉन में टाइम, देन वी हैव V into I also, potential into current, then we have V²/R, then we have I² into R। लॉट ऑफ पावर फॉर्मूला, ओके। यहाँ पर ये वाला इंटरेस्टिंग है, यहाँ आप देख रहे हैं पावर R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ आप देख रहे हैं पावर R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो पावर डायरेक्टली है या इन्वर्सली है? तो इसका आंसर है, अगर आप I को कांस्टेंट कर देंगे तो पावर R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन अगर आपने वोल्टेज को कांस्टेंट कर दिया तो पावर R के इन्वर्सली है। और आपको पता है I सीरीज़ में कांस्टेंट होता है और वोल्टेज पोटेंशियल जो है वो पैरेलल में कांस्टेंट होती है। तो पावर के दोनों ही फॉर्मूले सही हैं। अगर आप I को एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो पावर को R के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझा जाएगा, अगर वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो दोनों ही फॉर्मूले ठीक है। अच्छा, सो पावर किसी डिवाइस की क्या है कि वो कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और उस एनर्जी कंज्यूम करने कितना टाइम ले रहा है, हाउ फास्ट। अगर कोई डिवाइस जल्दी जल्दी एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, जैसे मैंने आपको बोला AC की पावर, जैसे हम बोलते हैं 1.5 टन का AC है, तो बेसिकली हम बोलना चाह रहे हैं 1500 वाट का AC है। तो इसका मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 1500 जूल्स एनर्जी पर सेकंड में कंज्यूम कर रहा है। ये कहाँ से आया? यहीं से आया। अगर आप इसकी ऐसे यूनिट में जाएँ एनर्जी या वर्क डन की, तो अगर एनर्जी यहीं से बना लेते हैं, अगर एनर्जी 1 जूल का कंज्यूम हो रहा है और टाइम 1 सेकेंड लग रहा है, तो पावर को हम 1 वॉट, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? 1 वॉट। अगर एक कोई डिवाइस 1 जूल का वर्क एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और 1 सेकंड में कर रहा है, तो पावर को हम 1 वॉट कहेंगे। तो इसी तरह से अगर हम AC की पावर को 1500 वॉट कह रहे हैं, तो मीन्स इट इज़ कंज्यूमिंग 50 जूल्स ऑफ एनर्जी इन 1 सेकेंड। तो लॉट ऑफ कंजप्शन एनर्जी का कर रहा है, ओके। थोड़ा सा यहाँ से और समझते हैं, ये हटा देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूलेज उधर लिखे हुए हैं। दैट इज़ P इज इक्वल टू E/T। सो E एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू P इंटू T। एनर्जी कंज्यूम का फॉर्मूला होता है P इंटू T। हम अपने घरों में अलग अलग पावर के डिवाइसेस लगा रहे हैं और एज अ रिजल्ट कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। अब जब कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं तो इसके लिए हमें कुछ चार्ज, कुछ पे भी करना पड़ रहा है बिल की फॉर्म में, इलेक्ट्रिसिटी बिल की फॉर्म में। वो बिल की कैलकुलेशन के लिए पहले एनर्जी कंज्यूम्ड जो हमने की उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। एनर्जी कंज्यूम जो हम कैलकुलेट करते हैं वो पावर इंटू टाइम से आती है, लेकिन आप यहाँ पर ये याद रखिए कि ये जो हम एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं ये आपकी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होती है और इसको हम कमर्शियल यूनिट में कैलकुलेट करते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से एनर्जी की यूनिट देखें तो जूल है, जूल इज़ द ऐसा यूनिट, लेकिन कमर्शियल पर्पस के लिए हम एक एक सेकंड कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता कमर्शियल पर्पस में कि हम एक ऐसा डिवाइस लगाए जो हर एक सेकंड की कैलकुलेशन करे, हमने हर एक सेकंड में कितनी एनर्जी कंज्यूम करी। तो वो आर्ली बेसिस पर जो हमारे घरों मीटर लगा होता है कैलकुलेट करता है। अगर किसी डिवाइस ने 1 किलोवाट का पावर यूज़ कर लिया है 1 आवर तक, अगर कोई डिवाइस 1 किलोवाट का पावर 1 आवर तक यूज़ कर रहा है, तो एनर्जी कंज्यूम्ड इज़ नोन एज 1 kWh, जिसको नॉर्मली आप यूनिट भी कह देते हैं। 1 kWh कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है, इट इज़ कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल मतलब जो हम बिल्स वगैरह में कमर्शियल पर्पस के लिए पेमेंट्स वगैरह जो हम बिल की करते हैं उसके लिए यूज़ की जाती है। तो जब हम घरों में कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारे घरों में एक मीटर लगाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से, वो 1 आवर में जैसे ही 1 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम होती है तो 1 यूनिट आगे इंक्रीज़ कर जाता है, 1 यूनिट शो करता है। 1 किलोवाट की हमारी पावर का कंजप्शन 1 आवर तक अगर होता रहे तो वो 1 यूनिट को आगे 1 यूनिट शो करेगा। अच्छा, इससे और SI में क्या रिलेशन है, ज़रा वो रिलेशन निकालते हैं। जैसे हमने कहा 1 kWh तो कमर्शियल यूनिट है। 1 kWh को अगर हम SI यूनिट में जाना चाहते हैं तो वो वॉट और सेकेंड, ठीक है ना। ये जूल, अगर हम किलोवाट को चेंज करना चाहें वॉट में, चलो यहाँ से करते हैं। 1 किलोवाट को अगर हम वॉट में चेंज करना चाहें तो वी कैन राइट एज 10⁻³ वॉट, और 1 आवर को हम लिख सकते हैं 3600 सेकेंड। सो फाइनली 1 kWh की वैल्यू हमें मिल रही है 3.6 × 10⁻⁶ वॉट सेकेंड।
1 kWh इज़ नथिंग बट 3.6 इंटू 10 की पावर 6 वाट इंटू सेकेंड, आप इंटू लिख सकते हैं, और 1 वाट इंटू 1 सेकेंड को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 जूल आता है। तो 1 वाट इंटू 1 सेकेंड इज़ जूल। सो रिज़ल्ट ये निकल के आया 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। 1 kWh, या जिसको आप 1 यूनिट कहते हैं, जब आपने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर ली तो बेसिकली आपने इतने जूल्स ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर ली है। 3.6 इंटू 10, ये एक रिलेशन भी है कमर्शियल यूनिट और एसआई यूनिट। एसआई यूनिट एनर्जी की क्या है, जूल्स, और कमर्शियल यूनिट क्या है, kWh। ओके, ये हमारा सारा थ्योरेटिकल पोर्शन इलेक्ट्रिसिटी का ख़त्म हुआ। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको बीच में कराने की कोशिश करी है, कुछ न्यूमेरिकल्स हम इसके लिए और आपके लिए अलग से कर देंगे ताकि आपका चैप्टर भी, कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए। आपका चैप्टर्स की थ्योरी पोर्शन यहाँ कंप्लीट हो गया है, आप थ्योरी को अच्छे से देख सकते हैं। बीच में कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने आपको करा दिए हैं, उसको बार बार देखकर आप समझकर अपनी बुक से और एक्स्ट्रा बुक से भी पढ़कर इसको क्लैरिटी लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में हम और मिलेंगे। थैंक यू।